स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अभी हम कल 112 तक अपने डिस्कस कर लिया था, 90 से 112 क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आरएनए प्रोसेसिंग, कि आरएनए प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सही है, या मैं बोलूँ तो बात कर रहा है ये स्प्लाइसिंग की। किसकी बात कर रहा है? स्प्लाइसिंग की। हमें पता है यूकैरियोट के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है? आरएनए जो बनता है वो एमआरएनए नहीं, क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है। उस एचएनआरएनए को अपन को कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर? एमआरएनए के अंदर। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? स्प्लाइसिंग। और होती कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। और जो एचएनआरएनए बना है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कुछ एक्सोन है, कुछ इंट्रोन है, कुछ एक्सोन है। एक्सोन होता है वो क्या होते हैं? फंक्शनल पार्ट होते हैं। और इंट्रोन क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो इंट्रोन को क्या करना होता है? अपन को यहाँ से हटाना होता है और एक्सोन को रखना होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्सोन आर एक्साइट बिफोर द एमआरएनए प्रोसेसिंग, कि जो एमआरएनए प्रोसेसिंग बोले तो एमआरएनए जो बना है उससे पहले एक्सोन को हटा देते हैं? बिल्कुल भी नहीं हटाते। एक्सोन तो फंक्शनल पार्ट होते हैं, एक्सोन को तो हम रखते हैं। हटाते किसको है? इंट्रोन को हटाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, असेंबली ऑफ द प्रोटीन एंड एसएनआरपी इज कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम में कैटालाइज स्प्लाइसिंग। तो क्या बोल रहा है कि कुछ प्रोटीन और एसएनआरएनपी का मतलब क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ये क्या कहलाते हैं? स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग करते हैं। क्या करते हैं? एक्सोन इंट्रोन में से एक्सोन इंट्रोन को पहले कट करेंगे, बाद में एक्सोन को जोड़ देंगे। बोले तो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन आगे वाले स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का मतलब जो आरएनए बना है, बोले तो जो ट्रांसक्राइब होके जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू जो आरएनए बना है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्ट आरएनए। दैट लीव्स द न्यूक्लियस मे बी मच लॉन्गर देन द ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट, कि ओरिजिनल मतलब जो जो एचएनआरएनए बना है उससे अपने क्या बनाया? एमआरएनए स्प्लाइसिंग करके बनाया कि नहीं बनाया? बताइएगा लॉन्गर कौन सा होगा? क्योंकि एचएनआरएनए जो है वो लॉन्गर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर एक्सोन के साथ साथ इंट्रोन पार्ट भी तो है। लेकिन जो एमआरएनए अपन ने बनाया है उसमें सिर्फ एक्सोन पार्ट है। एक्सोन है तो उसकी लेंथ क्या होगी? लॉन्गर नहीं होगी, बोले तो उससे छोटा होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से मच लॉन्गर से क्या हो गया? गलत हो गया। कि जो आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्ट जो हुआ है, जो न्यूक्लियस को छोड़ रहा है, वो जो ओरिजिनल जो ट्रांसक्रिप्ट था, ओरिजिनल आरएनए, बोले तो एचएनआरएनए से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये थर्ड वाला गलत। नेक्स्ट, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आरएनए आर असेंबल्ड इनटू राइबोसोम, कि आरएनए असेंबल होते हैं राइबोसोम के अंदर। तो आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर ऐसा नहीं देखा अपन ने। आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर तो क्या हो रहा था? ये असेंबल कब होते हैं राइबोसोम के अंदर? बोले तो राइबोसोम कब बनता है? जब प्रोटीन सिंथेसिस करना हो। ये तो एमआरएनए बन चुका, एचएनआरएनए बन चुका है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है एमआरएनए के अंदर, फिर उसको साइटोप्लाज्म में भेजकर प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। तो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर है भाई? समझ में आया? नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट, इनमें से कौन से जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं एक्सेप्ट को छोड़कर? किसको छोड़कर? सब प्रोकैरियोट की सेल में मिलेगा। क्या एमआरएनए मिलता है? यस। आरआरएनए? यस, क्योंकि राइबोसोम होता है उनके अंदर 70। साइमल्टेनियस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, हमें पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो साथ में ही होती है। जैसे कि डीएनए है, डीएनए से ही जैसे आरएनए बन रहा है, और आरएनए के ऊपर आके क्या होगा? राइबोसोम अटैच होना शुरू हो जाएंगे। बोले तो ट्रांसक्रिप्शन भी साथ में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों साथ में होते हैं किनके अंदर? प्रोकैरियोट के अंदर। बिल्कुल सही है। एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है? नहीं, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए तो किसमें होता है? किसमें होता है बोलिए? यूकैरियोट्स के अंदर होता है, ये प्रोकैरियोट में नहीं होगा। क्लियर है? जो कि एसएनआरएनए आगे हेल्प करेगा अपनी किसके अंदर? स्प्लाइसिंग प्रोसेस में। और स्प्लाइसिंग सिर्फ यूकैरियोट में होती है, प्रोकैरियोट में नहीं हो रही। तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनरेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूबर, कि जो ट्यूबर के थ्रू रीजनरेट होता है, बनता है। ट्यूबर हमें पता है कि क्या होता है? एक अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा। किसका एग्जाम्पल है ये? पोटैटो का। ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल देन दी आरएनए, कि जो डीएनए है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है आरएनए से। क्यों? देखते हैं भाई। डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव
एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए। यस होता है, केमिकली लेस रिएक्टिव है और मोर स्टेबल है आरएनए से, क्योंकि दो तीन चीज़ें बताई थी कि डीएनए के अंदर थाइमिन है। थाइमिन क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल। अरे थाइमिन क्या होता है? 5 मिथाइल यूरेसिल को थाइमिन बोलते हैं कि नहीं बोलते? 5 मिथाइल यूरेसिल। तो 5 नंबर पे मिथाइल आने की वजह से यूरेसिल की एक्टिविटी रिड्यूस हो गई, बोले तो स्टेबल ज़्यादा हो गया, रिएक्टिविटी कम हो गई। दूसरा, इनके अंदर मिलने वाली शुगर जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है वो मोर स्टेबल होती है राइबोज के ऊपर, क्योंकि उसके सेकंड नंबर पर प्रेजेंट ऑक्सीजन नहीं होती जो कि आरएनए में होती है, डीएनए में नहीं होती, इसलिए वो लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल है। तो फर्स्ट सही है। प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी। यस प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल जो कि अनस्टेबल है एज कंपेयर टू थाइमिन। नेक्स्ट, डीएनए बीइंग स्टेबल सो म्यूटेट एट स्लो रेट। बिल्कुल स्टेबल है तो म्यूटेशन स्लो रेट से होगा, म्यूटेशन होना जरूरी है बट स्लो रेट से। ऑल ऑफ दी अबव, तो चारों के चारों ही सही है, तो आंसर विल बी 4। चलिए भाई नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ऑफ टू स्टेटमेंट। इनमें से कौन कौन से हैं जो राइट ऑप्शन है, अपन को करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। टू करेक्ट स्टेटमेंट कि उनमें से कौन से स्टेटमेंट दो करेक्ट है। आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। यस सही बात है, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि पहले आरएनए बना, आरएनए से किसका इवोल्यूशन हुआ, कौन डेवलप हुआ, डीएनए। क्लियर है। 5 मिथाइल यूरेसिल फाउंड इन आरएनए, बिल्कुल नहीं। 5 मिथाइल यूरेसिल तो क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल क्या होता है बोलो, थाइमिन होता है कि नहीं होता? 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमिन होता है जो कि आरएनए में नहीं डीएनए में मिलता है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डज नॉट रिक्वायर आरएनए प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ये भी गलत हो गया, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीनों होते हैं उनकी कमी यही होती है कि वो रेप्लिकेशन या बोले तो पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो स्टार्ट करने के लिए आरएनए प्राइमर आएगा, ये भी गलत हो गया। आरएनए प्राइमर फॉर्म्ड अवर 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। बोले तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, जो कुछ सिंथेसाइज करता है, चाहे वो डीएनए से डीएनए कर रहा हो या डीएनए से आरएनए कर रहा हो, वो स्ट्रैंड क्या होता है, टेम्पलेट। मान लो ये क्या है 3 प्राइम, ये क्या होगा 5, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। अगर इसके साथ आरएनए प्राइमर अगर अपन जोड़ रहे हैं, आरएनए अगर प्राइमर जोड़ रहे हैं, तो ये स्ट्रैंड क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अरे क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के बोलो जो आरएनए प्राइमर आएगा कहाँ जुड़ेगा, यहीं पे तो जुड़ेगा। ये क्या है 3 प्राइम और प्राइमर का क्या होगा ये 5 प्राइम। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का पूछा है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के कहाँ पर जुड़ा है, ये 3 प्राइम पर, और आगे पॉलीमराइजेशन करवाने में हेल्प करेगा। तो आरएनए प्राइमर फॉर्म्ड और 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का पूछा है तो क्या है 3 प्राइम। चलो सर यहाँ पे कहाँ बाइंड करेगा, क्या यहाँ पे करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो यहाँ पे बाइंड करेगा, क्योंकि हमेशा टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पर ही जुड़ेगा आरएनए प्राइमर और प्रोसेसिंग शुरुआत करेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन और डायरेक्शन ऑलवेज विल बी 5' to 3'। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन कौन से सही हो गए देख लो, फर्स्ट सही है और लास्ट वाला सही है, ए एंड डी करेक्ट पूछा है, ए एंड डी। यूबिस बॉडी आर रिलेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, यूबिस बॉडी किसके फॉर्मेशन से रिलेटेड है, हमें पता है यूबिस बॉडी कौन बनाता है। अरे रिप्रोडक्शन वाले के अंदर एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, डेवलपमेंट पढ़ा होगा, कौन सी लेयर, टेपिटम है जो यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करती है। अरे करती है कि नहीं करती है, क्या वो न्यूक्लियस बनाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो फीमेल के अंदर है, ओव्यूल के अंदर होता है। यहाँ तो अपन बात कर रहे हैं एंथर की, तो न्यूक्लियस नहीं। इंटाइन एंड पोलन किट ना, पोलन किट और जो इंटाइन तो क्या है, इनर सेल वॉल है किसकी, पोलन ग्रेन की, जो कि पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ये भी नहीं। पोलन किट को कौन बनाता है, टेपिटम बनाती है, जो कि क्या होंगे, जो इंसेक्ट पोलिनेटिंग जो प्लांट होंगे उनके अंदर मिलता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो पोलन किट और पोलिनिया, पोलिनिया किस में मिलेगी, कैलोट्रोपिस के अंदर मिलेगी। ये भी कौन, यूबिस बॉडी नहीं बनाती, यूबिस बॉडी क्या बनाती है, एग्जाइन का फॉर्मेशन करती है। जो अपना एग्जाइन है किसका होता है, एग्जाइन कि पोलन ग्रेन के चारों और आउटर मोस्ट कवरिंग एग्जाइन जो कि स्पोरो पोलिनिन से मिलकर बनी है, उसको कौन बना रही है, यूबिस बॉडीज। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या करना है अपन को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। देखते हैं इनकरेक्ट कौन सा है, ध्यान से पढ़ना। इनकरेक्ट पूछा है, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द लोक्यूल ऑफ ओवरी। ये क्या है, स्टिग्मा, सॉरी दोबारा बनाते हैं, ये लो स्टिग्मा स्टाइल, और ये है ओवरी। तो ओवरी के अंदर, ओवरी की वॉल से, ये ओवरी के अंदर जो खाली जगह, ये क्या होता है, लोक्यूल। क्या होता है, लोक्यूल। तो
प्लेसेंटा कहाँ होता है? लोक्यूल के अंदर होता है, यस होता है। अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल, ये अगर अपने प्लेसेंटा है, क्वेश्चन लाइक टिश्यू है, क्वेश्चन लाइक टिश्यू है, और इससे क्या डेवलप होता है, क्या होता है? ओव्यूल। अरे होता है कि नहीं होता? तो ओवरी के लोक्यूल में क्या होता है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से डेवलप होता है ओव्यूल, सही है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में बी वन, कि ओवरी के अंदर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, गलत हो गया। इन सभी के अंदर क्या होता है? बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, क्योंकि क्या देखा है, ओव्यूल आगे जाके डेवलप होकर आफ्टर रिप्रोडक्शन क्या बनाता है? सीड बनाता है। अरे बनाता है कि नहीं बनाता? तो पपाया के अंदर क्या एक सीड होता है, वाटरमेलन में एक सीड होता है, ऑर्किड में एक सीड होता है, बहुत सारे सीड होते हैं। तो बोले तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया। आगे और देख लो, टू मैनी, जैसे वीट, पैडी और मैंगो, वीट, पैडी और मैंगो के अंदर तो एक ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ इस लाइन को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले तो जहरीला है। ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में भी बिल्कुल सिंपल सा भी आ सकता है। किस फॉर्म में? नॉर्मली अगर अपने कॉलम मैथ से पूछ ले, नॉर्मल स्टेटमेंट आ जाए कि पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, या नॉर्मल पूछ ले कि इनमें से कौन से एग्जांपल्स है जिसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल मिलता है, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में अपने दे दिया, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वाला सही था, सेकंड वाला सॉरी गलत हो गया, सेकंड वाला गलत हो गया। ईच ओव्यूल हैज वन ऑफ टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटेगुमेंट, बोलते हैं अपन आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। ओव्यूल के पास दो इंटेगुमेंट, आउटर और इनर, ठीक है। इनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट ए ह्यूज मास ऑफ सेल्स कॉल्ड पेरिस्पर्म, गलत हो गया, ये पेरिस्पर्म नहीं होता, ये तो क्या होता है? न्यूसिलस। अरे क्या होता है? न्यूसिलस। अरे गलत हो गया कि नहीं हो गया? पेरिस्पर्म तो क्या होता है? परसिस्टेंट। न्यूसिलस इन सीड क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म। अरे सुना होगा, अरे एग्जाम्पल याद है क्या? फटाफट कमेंट करना, पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, किसको याद है ध्यान से, बहुत भी ये भी जहरीला है, मैं नहीं बता रहा, तुम लोग कमेंट करना कि पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ये गलत हो गया, ए और सी सही हो जाएगा। कौन सा? सॉरी, ए वाला सही है और अपने सी वाला सही है। तो अपने पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है, तो बी एंड डी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है मेंटोस क्वेश्चन। अरे बोले तो एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ डायरेक्ट क्या किया है अपन ने? डायरेक्ट चिपका दिया है और कुछ फिल इन द ब्लैंक अपन ने बना दिए हैं। क्लियर है? तो ध्यान से सुनते जाना। द मेल एंड फीमेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म आर प्रोड्यूस इन, मेल और फीमेल गैमीट कहाँ बनेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की चीज़ें हैं सारी की सारी, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, बस एनसीईआरटी को तोड़ मरोड़ के अपन ने किया है। मेल एंड फीमेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म आर प्रोड्यूस इन, मेल गैमीट बोलो कहाँ बनेगा? यस, पोलन ग्रेन में ही तो मेल गैमीट बनेंगे। अरे बनते कि बनते हैं? तो ऑप्शन अगर काटना चाहें तो सेकंड ऑप्शन तो ऐसे कट कर सकते हैं कि जनरेटिव सेल नहीं, पोलन ग्रेन में बनेंगे। और बी कहाँ बनेंगे? एम्ब्रायोसेक में, एम्ब्रायोसेक में तो सेकंड ऑप्शन अपन कट कर सकते हैं, नहीं होगा। इन एंजियोस्पर्म बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर, कहाँ क्या पूछा? मोटाइल और इन नॉन मोटाइल की फॉर्म में। और हमें पता है ये कि जो एनिमल के केस में मेल गैमीट मोटाइल होते हैं, बट इन विद रेस्पेक्ट टू प्लांट कि मेल हो या फीमेल हो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। यहाँ मोटाइल दे रखा है, यहाँ मोटाइल दे रखा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत, आंसर विल बी 4। फिर भी आगे अपन पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर नॉन मोटाइल, दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजेशन। एंड द पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि उन दोनों को आपस में फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो किस मैकेनिज्म के थ्रू पास लाएंगे? पोलिनेशन। आंसर विल बी 4। बाकी देखो यहाँ पर ये मोटाइल नॉन मोटाइल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्वेश्चन हो जाता 20 सेकंड में। क्लियर है? नेक्स्ट 121 में आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अपन को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने की, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ध्यान से सुनना भी। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग, कहाँ गया ये? लो भाई। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज ए रेंज ऑफ एनिमल एज पोलिनेटिंग एजेंट, बिल्कुल एनिमल्स क्या होते हैं? डोमिनेंट बायो पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट किसको यूज करते हैं? एनिमल्स को ही यूज करते हैं एज कंपेयर टू वाटर और एयर, क्योंकि एयर और वाटर में लॉस ज़्यादा होता है, पोलिनेशन की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। तो फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। बीज, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, वास्प, एंट, मोथ, बर्ड, सनबर्ड, हमिंग बर्ड एंड बैट्स आर द कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट। यस सही है, इनसे भी पोलिनेशन होता है।
फर्स्ट और सेकंड सही है। अमंग द एनिमल की अगर बात करें इंसेक्ट की, पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर हम पढ़ते हैं तो नोट्स के अंदर यही सेम टू सेम लाइन लिखते हैं कि बीज आर डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। इवन लार्ज एनिमल सच एज प्राइमेट, जैसे लेमूर हुआ, अर्बोरियल का मतलब होते हैं जो पेड़ पे रहने वाले एनिमल, जो ट्री वाले जो एनिमल है, ट्री लिविंग एनिमल जो पेड़ पर रहते हैं उन्हें को बोलते हैं अर्बोरियल। जैसे ट्री डिवेलिंग बात करें, रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, गिक्को लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। इवन मैंने ये भी बताया था स्नेक के थ्रू, जैसे चंदन के अंदर भी पोलिनेशन होता है ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम स्पीसीज, तो ये भी सही है। ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पोलिनेटिंग प्लांट्स आर स्पेशली एडेप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके लिए पर्टिकुलर एनिमल्स क्या है, एनिमल की स्पीसीज एडेप्टेड है। जैसे नाम सुना होगा यक्का प्लांट और प्रोनुबामोथ। अरे यक्का प्लांट और प्रोनुबामोथ की कहानी तो सुनी होगी। और एक सबसे ज़ोरदार कहानी ऑर्किड एंड बम्बल बी, ऑर्किड एंड बम्बल बी। अरे सुना है क्या, बम्बल बी, भंवरे ने खिलाया फूल फूल, ये भंवरा है, ये गजब का रिलेशन है इनका। ये ऑर्किड क्या करता है, इस बम्बल बी को बेवकूफ़ बनाता है सूडो कॉपुलेशन करने के लिए, अरे बनाता है। तो ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए क्या एडेप्टेड होते हैं, ये भी सही है। बोले तो ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। 122 नंबर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस कौन कौन सी है इसमें से, अगर एनसीईआरटी पेज नंबर तुम 31 पे जाते हो, पेज नंबर एनसीईआरटी 31 पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा टॉपिक ही क्या मिलेगा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज हैं, वही क्वेश्चन आ गया। क्या नॉन सिंक्रोनाइजेशन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली। क्या बोला, नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब साथ साथ, नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब साथ साथ नहीं होना, कि पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। बोले तो एक टाइम पे पोलन रिलीज हुआ तब तक स्टिग्मा अपने क्या नहीं हुई, उसको बोले तो रिसीव करने के लिए एडेप्ट नहीं हुई, बोले तो डेवलप्ड नहीं हुई, अभी वो इमेच्योर है। या पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो गए या पोलन ग्रेन बाद में रिलीज हो रहे हैं, जो कि क्या ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है और क्या करता है, आउट ब्रीडिंग बोले तो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है पोलन ग्रेन उसी टाइम डेवलप होना जिस टाइम स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है। लेकिन यहाँ क्या है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन, टाइम अलग अलग होगा दोनों के डेवलपमेंट का, तो आउट ब्रीडिंग या क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देंगे, तो स्टेटमेंट सही है। डिफरेंट पोजिशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा और एंथर की पोजीशन क्या होना, कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि अगर फ्लावर सेम है, अगर ये एंथर है और ये अगर यहीं पे स्टिग्मा होगी तो पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अब क्या किया कि अगर स्टिग्मा को मान लो ऊपर बड़ा कर दिया, अपने ये छोटा रह गया, तो पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस केस के अंदर, तो ये भी सही है। प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यस यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर होंगे तो चांसेस किसके हैं, आउट ब्रीडिंग के। अरे होंगे कि नहीं होंगे, तो सी है, ये है आउट ब्रीडिंग डिवाइस, ए बी एंड सी, डन। चलिए भी नेक्स्ट 123 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो अच्छा होगा तो उसको तो अपन बोल देंगे जहरीला। क्या है, जहरीला। देखिएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तुमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है। चलिए रेडी हो, आप ध्यान से सुनना, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये अगर मैं तुम्हें अगर बताऊं एनसीईआरटी पेज नंबर, तुम जाना ज़रूर एक बार देखना और उस चीज़ को फोकस करना। जब अपन ने चैप्टर पढ़ाया तुम लोगों को, जिसको पढ़ाया तो उन्हें पता है, पेज नंबर 34 के ऊपर अपन ने अंडरलाइन भी किया, नोट्स के अंदर भी ऐड किया था। फर्स्ट लाइन, एम्ब्रायो डेवलपमेंट प्रीसीड्स एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। क्या बोला कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट प्रीसीड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, कि एंडोस्पर्म से पहले एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है ना ना ना, यही तो बात है। एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो उसके अंदर पेज नंबर 34 के नीचे एंडोस्पर्म टॉपिक दे रखा है, उसकी फर्स्ट लाइन बेटा यही है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रायो डेवलपमेंट। बोले तो एंडोस्पर्म, यहाँ एंडोस्पर्म आना था, यहाँ एम्ब्रायो आना था, यही तो गलती करी है और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ए वाला इनकरेक्ट हो गया, ए करेक्ट, इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो बी और सी तो ऑप्शन काट सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, दो द सीड डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट, की मोनोकोट और डाइकोट के अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है दोनों के अंदर क्या होती है, सेम ही होती है। और ये अगर तुम पढ़ोगे पेज नंबर 35
जो पेज नंबर 34 के आगे एनसीईआरटी का पेज नंबर 35 पे जाना बेटा, वहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो की तुम लाइन नंबर 6 पे जाना, एम्ब्रायो टॉपिक की लाइन नंबर 6 एनसीईआरटी, वो लाइन तुम्हें मिलेगी। और ये लाइन क्या है, सही है कि अर्ली डेवलपमेंट दोनों में मोनोकोट और डाइकोट में सेम ही होगा। आगे जाके चेंज हो जाता है, एक में 2 कोटिलिडन होंगे, एक में 1 कोटिलिडन होगा, और फर्दर जो भी डिफरेंस होगा वो। ए टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रायोनल एक्सिस, यस एम्ब्रायोनल एक्सिस होगी, और 2 कोटिलिडन होंगे, बिल्कुल एक्सिस होगी, प्लूम्यूल रेडिकल्स और 2 कोटिलिडन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो, कि एंडोस्पर्म को जो एम्ब्रायो डेवलप होता है उस दौरान कंप्लीट कंज्यूम कर लिया जाता है। एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर, क्या दिए हैं ध्यान से, क्या दिए हैं, कैस्टर और ग्राउंड नट, यहीं पे तो बात गड़बड़ है, बिफोर सीड मैच्योरेशन, और में परसिस्ट इन मैच्योर सीड, व्हीट, राइस, मेज, पी, ग्राउंड नट और बीन के अंदर रह जाता है। ये भी एनसीईआरटी पेज नंबर जब जाओगे तुम 35 पर, कहाँ जाओगे 35 पर, एम्ब्रायो के जस्ट ऊपर एक पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ ही यहाँ पे उठाया गया है, उसी पैराग्राफ को दिया है, चेंज किया इन एग्जाम्पल, और इन एग्जाम्पल को चेंज किया तो आंसर विल बी रॉन्ग। ये आंसर क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया कि कैस्टर और कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, जबकि मेज, पी, ग्राउंडनट के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ध्यान रखना, पेज नंबर बता रहे हैं, उस पेज पे जाके देखना, एनसीईआरटी है। द कोकोनट वाटर फॉर्म टेंडर, कोकोनट इज सेलुलर, ये भी जब एंडोस्पर्म पढ़ते हैं, कोकोनट का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पेज नंबर 35 पर ही मिल जाएगा कि कोकोनट सेलुलर नहीं, ये क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जबकि इसका वाइट कर्नेल जिसको बोलते हैं चिटकी इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, तो ये भी गलत हो गया। तो देख सकते हो ए, डी और ई ऑप्शन गलत है, अपन को इनकरेक्ट सेलेक्ट करना, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखो, टेप ग्रास, ये एनसीईआरटी में करोगे तो एनसीईआरटी के ब्रैकेट में जो वेलिसनेरिया लिखा हुआ है उसको टेप ग्रास याद रखना, उसको टेप ग्रास भी कहते हैं। देखते हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक अच्छा सा सुंदर सा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, जहां हम पोलिनेशन के बारे में बात करते हैं वहां पे इसका डायग्राम मिलेगा। आई थिंक एनसीईआरटी पेज नंबर 30 के ऊपर डायग्राम मिल जाएगा तुम्हें, पेज नंबर 30 के ऊपर डायग्राम मिल जाएगा वेलिसनेरिया का, उसको देखना अच्छे से, एक एक मैकेनिज्म कैसे हो रही है, शानदार है। बोथ मेल फीमेल फ्लावर ब्रेक फ्रॉम द प्लांट, क्या पोलिनेशन होता है तब मेल और फीमेल दोनों फ्लावर ब्रेक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों ब्रेक हो जाएंगे। तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होगा, सीड कैसे बनेगा रे मुन्ना। नेक्स्ट, ओनली द फीमेल फ्लावर ब्रेक फ्रॉम द प्लांट, क्या होगा, फीमेल फ्लावर ही ब्रेक होगा, अरे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फीमेल फ्लावर ब्रेक हो गया तो मर जाएगा रे यार, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर मर जाएगा तो क्या होता है, डेवलपमेंट हो पाएगा ना। वाइल द मेल फ्लावर इज ब्रोट टू बी वाटर सरफेस बाय लॉन्ग स्टॉक, अगर मेल फ्लावर बेटर रहेगा, अरे मेल के अंदर कौन से सीड बनेंगे, मेल रहेगा रह जाएगा, देखता रह जाएगा, तो सीड नहीं बनेंगे, तो स्टेटमेंट रॉन्ग। ओनली द मेल फ्लावर ब्रेक फ्रॉम द प्लांट, ये बात थोड़ी जच रही है कि अगर मेल शहीद भी हो जाएगा तो भी चलेगा, वो फ्लावर टूटा और उससे पोलन ग्रेन वाटर की सरफेस पे रिलीज हुए, वाइल द फीमेल फ्लावर आर ब्रोट द सरफेस बाय लॉन्ग पेडिसेल, अपन को पता है कोल्ड पेडिसेल होता है, तो फर्टिलाइजेशन करना होगा तो ये वाटर की सरफेस पे आएगा, मेल वाला टूटा है, पोलन ग्रेन सरफेस पे है, फर्टिलाइजेशन बोले तो पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन के बाद बाकी के इवेंट्स कहाँ होंगे, इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर, ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ लिखा हुआ है। अरे क्लियर है कि नहीं है, एनी ऑफ टू टाइप ऑफ फ्लावर कैन ब्रेक, एनी ऑफ द टू टाइप ऑफ फ्लावर कैन ब्रेक, कि कोई से भी दोनों टूट सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आंसर विल बी 3rd। अरे क्लियर है, चलिए भाई, ये जैसे अपने एक पोलिनेशन वाला क्वेश्चन जो अपने अभी किया 121, ये भी मेरे अगर याद आया तो अपने बात करें पेज नंबर 30 नंबर पेज के ऊपर एनसीईआरटी के अंदर ही सारे लाइनें तुम्हें लिखी हुई मिल जाएगी, बस उन्हीं को दिया है पेपर क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। एनसीईआरटी को अगर ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही है जो कुछ है हमारे लिए, एनसीईआरटी को समझना है, और इसको समझना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है, तुम्हें पता है कोई काम मुश्किल होता है वो उसी को करने में मज़ा आता है। अभी क्वेश्चन गलत होंगे तभी तो एग्जाम में सही होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे। चलिए भाई, इवन आफ्टर किलिंग द जनरेटिव सेल, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है,
किलिंग जनरेटिव सेल विद द लेज़र बीम। लेज़र बीम अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, तो उससे क्या किया आपने, जनरेटिव सेल को किल कर दिया। अरे आगे वेजिटेटिव सेल है, पीछे जो जनरेटिव सेल थी उसको तो अपन ने नष्ट कर दिया। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर मान लो ये अपना पोलन ग्रेन था, इसके अंदर ये वेजिटेटिव सेल थी, ये जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल को किल कर दिया। लेकिन फिर भी देखते हैं पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस नॉर्मल पोलन ट्यूब। फिर भी पोलन ट्यूब नॉर्मल ग्रो करती है। हमें पता है कि जो जनरेटिव सेल जो होगी, जनरेटिव सेल बोलो क्या करेगी, जनरेटिव जो सेल होगी, जीसी जो होगी, उसका काम है मेल गैमीट को बनाना। क्या बनाना? मेल गैमीट को बनाना। वेजिटेटिव सेल जो है उसका काम है पोलन ट्यूब जर्मिनेशन करवाना और इसको स्टिग्मा पर से स्टाइल से होते हुए ओव्यूल की तरफ मूव करवाना। ये काम कौन डायरेक्शन प्रोवाइड करती है? वेजिटेटिव सेल। और यहाँ पे वेजिटेटिव सेल अभी लाइव है, तो वेजिटेटिव सेल लाइव है तो वो जर्मिनेशन करवाएगी। चलो देखते हैं। लेजर बीम स्टिमुलेट पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ। बिल्कुल भी नहीं। अल्ट्रावायलेट रेज अगर आ रही है तो वो तो हार्मफुल है लिविंग के लिए, तो वो डिस्ट्रॉय कर देगी एंजाइम को, जेनेटिक मटेरियल को, तो ऐसा नहीं होगा। लेजर बीम डिस्ट्रॉय द रीजन फ्रॉम विच पोलन ट्यूब इमर्ज। जहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी ना, वहाँ से तो हमें पता है जर्म पोर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कि आराम से इलास्टिक आराम से निकल सकती है। The content of the killed generative cell permit germination of pollen grain। कंटेंट ऑफ किल्ड जनरेटिव का, जो जनरेटिव सेल जो मरी है उसका कंटेंट पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कर रहा है पोलन ट्यूब के लिए? बिल्कुल भी नहीं, वो तो नष्ट हो चुका, वो हेल्प नहीं करता। क्वेश्चन का आंसर तो पहले भी मिल चुका होगा, वेजिटेटिव सेल हैज़ नॉट बीन डैमेज, क्योंकि अभी वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं हुई है, वो जर्मिनेशन करवा देगी। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रॉस पोलिनेशन ऑफर सर्टेन एडवांटेज। बहुत सारे एडवांटेज भी है एज वेल एज डिसएडवांटेज। तुम्हें पता है जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान तो होंगे ही होंगे, एक ऐसा कुछ नहीं होता जिसका फ़ायदा ही फ़ायदा हो। टू द प्लांट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें से क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सही नहीं है, कौन सा नहीं है? इट कैन फेल टू टेक प्लेस ड्यू टू डिस्टेंस बैरियर। क्या ये फेल हो सकता है डिस्टेंस बैरियर की वजह से? बिल्कुल। और क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में भी फेल भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट गलत है कि सही है? सही है। सेलेक्ट क्या करना है? गलत। इट इज़ द लेस इकोनॉमिक बिकॉज प्लांट हैव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन अपन को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो खर्चा ज़्यादा आता है, तो इकोनॉमिक लेस है, थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि डैमेज होने के चांसेस, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। सही स्टेटमेंट। इट ऑफन गिव हाई यील्ड ऑफ क्रॉप। ये क्योंकि वेरिएशन आएंगे तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन क्रॉप का बढ़ेगा, तो ये भी सही बात है। अरे वेरिएशन आना क्रॉस पॉलिनेशन से ही तो वेरिएशन आएंगे, तभी नए कैरेक्टर आएंगे, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट, इन टेक प्लेस ओनली इन मोनोसियस। यहाँ ओनली लिख दिया ना, गलत कर दिया। मोनोसियस क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल एक पर ही होते हैं। दो नाम याद रखना बेटा, मेरे मुन्ने भूल ना जाना। इस मोनोसियस डायोसियस का कर्ज निभाना। मोनोसियस और डायोसियस जो है, डायोसियस का मतलब, डाई मतलब दो बोले तो, जिसमें मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में मिलते हैं वो डायोसियस है, और एक ही प्लांट में मिलते हैं वो मोनोसियस है। तो क्या मोनोसियस के अंदर मेल और फीमेल दोनों उन्हीं में होता है ना? अरे ना, डायोसियस के अंदर मिलता है, मोनोसियस में भी हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर ये अपना हो गया 4। बाकी स्टेटमेंट सही थे, ये गलत हो गया, तो आंसर 4। नेक्स्ट आ जाओ। शानदार, जानदार, मज़ेदार, इजी सा XYZ को पहचानना है। क्या तुम X को पहचान सकते हो? यहाँ पे बात बेटा जी सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट की हो रही है। सर नहीं पहचानना X को हमें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहचानना अपन को तो पड़ेगा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एसिडिल को एंजाइम ए आया क्रेब साइकिल के अंदर, तो इसमें कुछ जगह X, Y, Z और ये दे रखे हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखना, सबसे पहले सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, यहाँ पे सिस एकोटिनिक एसिड भी बनता है। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड भी बनता है। तो यहाँ पर ये 2 बार एरो दिखाया है, ये से दिखाया है, ऐसे दिखाया है, अरे ऐसे दिखाया है ना। तो इससे पहले वाले स्टेप के अंदर हमें पता है क्या निकलता है? NaDH2। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में CO2, नेक्स्ट वाले में NaDH2 और CO2 दोनों निकलते हैं। फिर GTP, फिर FADH2, फिर NaDH2। पूरे क्रेब साइकिल के अंदर ऐसा ही तो होता है सीक्वेंस। अरे होता है कि नहीं होता? तो सबसे पहले हमें पता है NaDH2 निकलता है, फिर CO2, फिर दोनों एक साथ क्रेब साइकिल में,
और उसके बाद GTP और बोल सकते हैं उसको ATP और उसके बाद FADH2, उसके बाद NADH2 रिलीज होता है। तो आइडेंटिफाई कर लो। CO2 दिखा रखा है तो X क्या है NADH2। अगर एक दिखा तो आंसर अपन आराम से टिक कर सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट X क्या है CO2 और NADH2 दोनों लिख लेंगे तो X क्या हो गया NADH2। सक्सिनिल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है तो क्या बनेगा रे मुन्ना? अरे क्या बनेगा आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या बनेगा? क्या बनाया NADH2 से X क्या है ये Y किधर गया? Y किधर गया? ये रहा Y क्या है FADH2। ये तो क्या है Z है। Z क्या है GTP। गड़बड़ मत कर देना क्योंकि यहाँ पर Z पहले दिखा Y बाद में दिखा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए तुम गलत ना कर दो। आंसर विल बी थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इन फैटी एसिड फॉर्मेशन। इनमें से जो फॉलोइंग रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर देखना भाई 11th क्लास के अंदर रेस्पिरेशन चैप्टर में सबसे लास्ट के अंदर की ओर जाना। वहाँ पे एक पाथवे दिया है मुन्ना एम्फीबोलिक पाथवे। क्या नाम दिया है? एम्फीबोलिक पाथवे। कुछ ऐसा बनाया ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया, फिर एसिटाइल को एंजाइम ए बनाया, फिर प्रोटीन को पायरुविक एसिड में लाया गया, फिर एसिटिल को एंजाइम ए बनाया, फैट को कन्वर्ट किया। फैट को पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, ग्लिसरॉल को ग्लाइकोलाइसिस में ऐड किया और फैटी एसिड से क्या बनाया था एसिटाइल को एंजाइम ए। और इसको बोला क्या था बीटा ऑक्सीडेशन। क्या बोला था? बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड से डायरेक्ट एसिटाइल को एंजाइम में बनाना बीटा ऑक्सीडेशन। तो अगर हमें क्या बनाना है फैटी एसिड बनाना है तो एसिटिल को एंजाइम ए को यहाँ से निकाल कर बना सकते हैं। अरे क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं 129 ड्यूरिंग ETS ऑक्सीजन प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। बोले तो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या बात करें ETS के सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है। इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ना। इलेक्ट्रॉन कैरियर तो आगे से आगे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। स्टेटमेंट रॉन्ग। टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर साइमल्टेनियसली, क्या दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर एक साथ रिलीज करते हैं? ना ना ना। इन आयरन एंड कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर। आंसर थर्ड। कैसे सुनिएगा, यहाँ पर बात करें अपन ETS के अंदर कॉम्प्लेक्स टोटल 5 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला कॉम्प्लेक्स एटीपेज पंप होता है। और यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है पढ़ा होगा अपन ने साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A एंड A3 के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा और लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजा जाएगा? ऑक्सीजन के पास। और साइटोक्रोम A और A3 जो है वो आयरन और कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो आंसर थर्ड। मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर ना, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 130 डायरेक्ट ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। एपोमिक्सिस एस्ट्रेसी का कैरेक्टर है सॉरी एपोमिक्सिस एस्ट्रेसी जो फैमिली है उनके अंदर मिलेगा। पॉली एम्ब्रियोनी मैंगो खास एग्जांपल है पॉली एम्ब्रियोनी का। न्यूसिलस एम्ब्रायोनी मिलेगी। पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट। बोले तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन। कार्प का मतलब ही क्या याद रखना है? फ्रूट। तो सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए पार्थिनोकार्पी मैच कर सकते हो। ए में थर्ड, ए में थर्ड, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड। आंसर विल बी फर्स्ट। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं, ये इसमें तो पोलन ग्रेन बनते हैं। न्यूसिलस ओव्यूल में होता है। स्टामेन तो पूरा एंड्रोशियम। बोले तो स्टामेन तो क्या है? फिलामेंट और एंथर को मिलाकर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये तो मेल गैमेटोफाइट पूछ रहा है, तो वो स्ट्रक्चर जिसमें गैमीट बनेंगे तो वो क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर गैमीट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 कुछ रिएक्शन दी है और उससे पूछा है कि कॉलम मैच करना है। अरे बहुत इजी है। ये क्या है? ग्लूकोज की फॉर्मूली है और ग्लूकोज से क्या चला? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस चला तो हमें पता है 2 ATP बनती है नेट गेन और 2 NADH2 बनता है। ये लो 2 ATP 2 NADH2 अरे बना। और ये क्या है? 2 पायरुविक एसिड है। तो फर्स्ट वाला क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस तो फर्स्ट और फोर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पायरुविक एसिड NAD+, FAD+, वाटर ADP, ये सब मिलकर 3 CO2 मोलिक्यूल का NADH2 निकला, ATP निकला, FADH2 निकला। और FADH2 और ये सब कहाँ बनते हैं? क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो देख लो आंसर फर्स्ट सेकंड फोर्थ मिल गया कि नहीं मिल गया?
फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड थर्ड काट दिया, आंसर 4। और फायरिक एसिड से एथेनॉल और CO2 बना, ये तो क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आंसर 4। 133 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इनमें से जेनेटिक मटेरियल का फीचर कौन सा क्या पूछा, नहीं है, नोट नहीं है। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल, ना, ये तो मोर स्टेबल होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला नहीं है, तो अपना पूछा ही नहीं है कि कौन सा नहीं है, तो एक तो ये सिलेक्ट कर लिया अपन ने। इट शुड बी मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, सॉरी सेकंड वाला। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस रेप्लिका, ये तो स्टेटमेंट सही हो गया, ये रेप्लिका बना सकता हो। अपन इसे गलत पूछा है तो ये अपना आंसर में नहीं होगा, तो आंसर में अपन को ए मिला। इट डज नॉट, सी वाला देखो, इट शुड बी मोर रिएक्टिव, गलत हो गया, ये तो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, तो अपना आंसर ए सी में। आगे देख सकते हैं ए सी में, बी तो सही वाला है, बी वाला जहाँ होगा वो तो आंसर गलत हो जाएगा, तो अपने फर्स्ट और सेकंड कट दिया। अब बचा थर्ड और फोर्थ, देखते हैं। इट डजेंट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये भी गलत हो गया, क्योंकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जीन से बनेगा एमआरएनए बनाता है कोई प्रोटीन या बोले तो एंजाइम, और ये एंजाइम आगे किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वही तो मेंडेलियन कैरेक्टर है। मेंडेलियन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल के हिसाब से, तो ये गलत हो गया, तो ए सी डी। नेक्स्ट देखो, इट प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंज म्यूटेशन, यस, इनमें म्यूटेशन होना जरूरी है बट स्लो म्यूटेशन, तो आंसर ए सी डी 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन के लिए स्टेटमेंट तो कॉमन होंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए हैं। सॉरी, डीएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन, यस, इस डीएनए जब प्रोटीन के साथ ऐड हो जाता है तो क्या बनाएगा, अरे बोलो, डीएनए प्लस प्रोटीन क्रोमेटिन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन, साथ में नॉन हिस्टोन बनाएगा क्रोमोसोम, पता है। DNA bind around histone protein that form a pool, that entire structure called nucleosome, yes, DNA प्रोटीन है और उसके साथ न्यूक्लियोसोम मिलकर बोले तो हिस्टोन प्रोटीन मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाती है वो न्यूक्लियोसोम, स्टेटमेंट आंसर विल बी फर्स्ट। अरे पढ़ा है ना, ये क्रोमेटिन थ्रेड है, तो DNA की पैकिंग के लिए इनके बीच बीच में क्या ऐड हुआ, हिस्टोन प्रोटीन हुआ कि नहीं हुआ, DNA इसके चारों ओर रैप अप हो गया। क्या बता सकते हो इसके चारों रैप टन कितना लेता है, याद है क्या, थोड़ा याद करो, 1.75 टन लेता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये क्या होती है, न्यूक्लियोसोम फर्स्ट, ठीक है। चलिए भी, कोमेलिना शो क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टो का मतलब ही क्या होता है, क्लोज, क्लिस्टो का मतलब क्या है, क्लोज। क्या कोमेलिना के अंदर क्लोज फ्लावरिंग मिलते हैं, यस, याद करो, कोमेलिना वायोला और ऑक्जेलिस, कोमेलिना वायोला और ऑक्जेलिस एनसीईआरटी में अच्छे से दिए हैं, एक डायग्राम भी दिया है पेज नंबर 28 पर, पेज नंबर 28 पर डायग्राम दिया है, कौन कौन से एग्जाम्पल भी है, जस्ट डायग्राम के साइड ऊपर की ओर देखोगे, सबसे ऊपर की ओर क्लिस्टोगैमस फ्लावर मिलेंगे, कोमेलिना वायोला ऑक्जेलिस, तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, बिल्कुल। दे रिड्यूस चांस ऑफ इनब्रीडिंग, क्या इनब्रीडिंग के चांस रिड्यूस करते हैं, अरे वो तो बढ़ाते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब क्या है, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन को इंश्योर करते हैं, फ्लावर क्लोज, तो स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है, तो फर्स्ट सही, सेकंड गलत, आंसर विल बी थर्ड। तो ये थे अपने बॉटनी के 90 से लेकर 135 क्वेश्चन तक, अरे समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में अपन 136 टू आगे फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।